हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अलायंस ब्लॉक के बारे में, जिसका सिंबल है ALBT। आई हैव रिकॉर्डेड वन वीडियो ऑलरेडी, बट वो वीडियो खराब हो गई, सो हम री रिकॉर्डिंग इट एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, टोकेनोमिक्स क्या है, इसमें कितना फ्यूचर पोटेंशियल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। पॉइंट इज $0.4511 अभी डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, यानी $0.4511 पे करंट में इसका ट्रेडिंग प्राइस आप देख सकते हो। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे तो डेफिनेटली कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका टोकेनोमिक्स वाला पार्ट देखोगे वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। कॉइन गेको पे आप देखो 460 मिलियन दिखा रहा है, वो भी कहीं हद तक सही नहीं है, उसमें भी उससे भी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में होनी चाहिए ना। कम टू अ पॉइंट, अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट कैप भी अपडेटेड नहीं दिखाएगा। तो मार्केट कैप भी इसके रफली आप ऐसा समझ लो 22 से 23 मिलियन डॉलर की अभी बननी चाहिए एज ऑफ नाउ, अगर इसके टोकेनोमिक्स पार्ट को डीप में हम स्टडी करें तो। जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है दैट और टोटल सप्लाई दैट इज 1 बिलियन, यानी मैक्सिमम 1 बिलियन कॉइन सर्कुलेशन में रहेंगे ना। अगर आपको बाई करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा, दैट विल बी प्रेफर्ड ऑप्शन। अगर आप बाई करना है तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे बाई कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आप बाई करना चाहते हो तो क्यू कॉइन और बिटफिनेक्स जैसे सेंट्रल एक्सचेंज से भी बाई कर सकते हो। इन पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है एंड इट इज बीइंग ट्रेडेड देयर ऑल्सो। अगर इसका सर्टिक ऑडिट देखोगे 93 स्कोर मिला, विच इज क्वाइट गुड। एंड मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, 80+ इज वेरी गुड अगर किसी प्रोजेक्ट को मिलता है तो। जब आप इसका व्हाइट पेपर चेकआउट करोगे तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्या इसके फीचर्स एंड एवरीथिंग। इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि क्या मतलब कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसका उसमें रोल है। पहली चीज आप नोटिस करोगे, द प्रोमीथियस प्रोटोकॉल के नाम से, प्रोमीथियस प्रोटोकॉल के नाम से आपको ये व्हाइट पेपर दिखेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम है। अलायंस ब्लॉक इज द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल प्रोजेक्ट। सो इसकी वजह से उसमें नाम ये लिखा है एंड लेटर ऑन इट हैज बीन रीनेम्ड एज अलायंस ब्लॉक। नाउ ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है ट्रेडफाई और डीफाई को यूनाइट करने पे, यानी सिंक्रोनाइज करने पे। कैसे भी ये दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए। ट्रेडफाई मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस, ट्रेडिशनल फाइनेंस द होल फाइनेंस जो मैकेनिज्म हमारे जो ऑलरेडी मतलब कंट्रीज में, अपनी कंट्री में नहीं बाकी कंट्री में भी जिस तरह के मैकेनिज्म थ्रू द बैंकिंग मैकेनिज्म जो हम जुड़े होते हैं फाइनेंस के उससे, एंड इवन फिनटेक्स आ जाते हैं उसमें, फिर इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं इसमें, शेयर मार्केट के जो भी मतलब आपके ब्रोकर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और मच मोर म्यूचुअल फंड वाले भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं उसमें। तो आपका जो ट्रेडिशनल फाइनेंस वाला पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। एंड डीफाई में आपकी P2P लेंडिंग है, या फिर मतलब जो आप डेक्स यूज करते हो वो सारे मतलब ऐसा समझ लो आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के सेक्टर में ही आ जाते हैं ना। कम टू द पॉइंट कि अगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये अपने आप में लोहे के चने चबाने जैसा है कि इन दोनों को एक सिंक्रोनाइजेशन में लाना। उसके लिए क्योंकि बीच में बहुत सारे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो लोकल लॉ और मतलब जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, जबकि डीफाई सेक्टर इज टोटली बियॉन्ड द लॉ। उस केस में दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना अपने आप में फंडामेंटली चैलेंज बन जाता है। नॉट ओनली दैट, इसमें अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल फाइनेंस में एक लायबिलिटी रहती है सर्टेन लेवल तक, लेकिन डीफाई सेक्टर में ऐसा नहीं होता। आए दिन हम ब्रिजेस को कॉम्प्रोमाइज होते देखते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लॉइट होते हुए देखते हैं, एंड उसके बाद कोई भी पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नोबडी इज गोइंग टू फाइंड द पर्सन एंड नोबडी गोइंग टू, इन सम केसेस नोबडी इज एबल टू ट्रेस द पर्सन ऑल्सो हु हैव डन दिस एक्ट। सो इस केस में क्या होता है, आप ऐसा समझो 3 बेसिक लेयर है जिन पे वर्क करता है। पहला डाटा गवर्नेंस लेयर, दूसरा क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी कंप्लायंस लेयर, एंड उसके बाद तीसरी जो लेयर आती है दैट इज सिक्योरिटी इश्यूएंस एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लेयर। डाटा गवर्नेंस लेयर मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे जो नॉर्म है अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस में, दैट इज KYC नॉर्म, यानी कि नो योर कस्टमर वाला जो मैकेनिज्म है उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, एंड उसके साथ साथ जो डाटा की जो प्राइवेसी है वो भी पूरी तरह से मतलब इसमें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा है, आपने अगर कोई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, लेटर ऑन यू हैव डिसाइडेड टू क्लोज योर बैंक अकाउंट, अगर आपने बैंक अकाउंट क्लोज भी कर दिया तो ठीक है वो क्लोज कर देंगे, लेकिन उनके पास आपका डेटा फिर भी रहेगा। यानी उनके पास ये अपडेटेड रहेगा दैट एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट, एक्टिव बैंक अकाउंट, बट इट डजंट मीन का आपका डाटा उनके पास नहीं रहेगा। इस केस में एक और जो मतलब एडिशनल एडवांटेज ये है कि अगर कोई पर्सन चाहे तो अपने डाटा को पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करेगा। इफ दैट पर्सन हैव डिसाइडेड टू डिलीट हिज डेटा, तो वो पूरा डेटा डिलीट कर सकता है, एंड दैट इज टोटली मतलब उसके पर्सन की ही अथॉरिटी में आएगा।
दूसरी चीज जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे इसकी जो क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी कंप्लायंस लेयर है, दैट विल बी टोटली अबाइडिंग टू द लॉज, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए जो भी कंट्री वाइज रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको अबाइड करेगी, एंड उसको भी मतलब उसके साथ पूरी तरह से कंप्लायंस होगा इसका। एंड नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी इंश्योरेंस। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये इनका जो मेन मोटिव है वो ये है, इनका मानना है कि देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू द पर्सन जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो बैंकिंग द अनबैंक्ड, ये इनका मेन मोटो है। यानी ऐसे यूजर्स जो मतलब किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, हर्डल की वजह से जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है उसके साथ नहीं जुड़ पा रहे मेन स्ट्रीम के साथ, उनको भी सर्कल में लिया जाए, उनको भी मतलब फाइनेंस के सर्कल से जोड़ा जाए और वो भी इसका एडवांटेज ले पाए, क्योंकि अगर वो मोबाइल चला सकते हैं तो इजीली इसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट इजी सॉल्यूशन फॉर देम। ना अगर आप इसका व्हाइट पेपर फर्दर चेकआउट करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कैसे बैंक्स या फिर मतलब जो मतलब बीच में रेगुलेटरी बॉडीज भी होंगी, बीच में बहुत सारे मतलब इंटरमीडिएट बॉडी आ जाती हैं, और उसके बाद द लास्ट पर्सन इज द कस्टमर। तो कैसे वो सारा मतलब जो होल मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगी, इवन समथिंग लाइक बैड हैपन्स या कोई मैलिशियस एक्ट होता है, हाउ दे आर गोइंग टू टैकल इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट, ये सारी चीज उन्होंने एक चार्ट में एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश की है। अगर आप इनकी वेबसाइट चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैक्स, जैसे अबाउट में जाओगे इकोसिस्टम चेकआउट कर सकते हो, टीम टोकन एंड रोड मैप, मीडिया में जाकर आप उसके जो भी आपको व्हाइट पेपर से लेके सर्टेन जो भी अपडेट चाहिए वो मिल जाएंगे आपको। एंड इनका डेस्क भी अवेलेबल है, ब्रिज भी अवेलेबल है, उनको थोड़ा सा एक बार 1 by 1 करके देख लेते हैं। सो दिस पर्टिकुलर जो चार्ट है आपको अभी दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता चलेगा इसके पार्टनर्स कौन से अच्छे मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है क्रिप्टो से, काफी अच्छे प्रोजेक्ट इसके पार्टनरशिप में है ऑलरेडी। तो ये जो चार्ट है आपको एक्सप्लेन करा, क्योंकि एक बार में नहीं आ पा रहा, तो मैं पहले आपको ट्रेडफाई वाला इसका जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको डीफाई वाला व्यू दिखाऊंगा। ट्रेडफाई में आप देखो ऐसे सारे आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, वेल्थ मैनेजर, असेट मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज, सोवरेन फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, क्रेडिट यूनियन, पूरे ट्रेडिशनल फाइनेंस का जो इकोसिस्टम है, इट इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएटरी बॉडी, एंड वो कनेक्ट करा इन सबको डीफाई के साथ, स्टेबल कॉइन्स, P2P लैंडिंग, डाटा ओरेकल, यील्ड फार्मिंग, इंश्योरेंस, एंड उसके बाद डेक्स, डेरिवेटिव प्रोडक्शन मार्केट्स एंड एनएफटी मार्केट्स। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो अबाइडिंग टुवर्ड्स द लीगल कंप्लायंस जो भी है, एंड द फिनटेक प्रोवाइडर्स ऑल्सो, जो जिनके हम जनरली हम इनको यूज ही करते हैं इनकी सर्विसेज को ना। अगर इसका इकोसिस्टम चेकआउट करोगे तो यहाँ पे चेन लिंक है एंड मच मोर देन दैट। आप देखोगे API 3 बड़ा प्रोजेक्ट दिख जाएगा, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, DI इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर, DI के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। नॉट ओनली दैट, आप इसको पॉलीगन भी यहाँ पे देख सकते हो, हेडर, हैशग्राफ, एलरोन, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इसके ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। एंड वन मोर पार्टनर देखो, एनर्जी वेब टोकन, इसके बारे में कुछ टाइम पहले ही हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया था, और उस टाइम पे आपको काफी कुछ सीखने को मिला भी होगा डेफिनेटली उस वीडियो में। एंड नोटेबली चेन लिंक इज ऑल्सो देयर एंड क्वांट इज ऑल्सो देयर। क्वांट का मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और ये भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक है। रोड मैप जब चेकआउट करोगे तो पहले तो मुझे इनका प्रेजेंट करने का तरीका काफी अच्छा लगा। अगर आप देखोगे तो इन्होंने जेनेसिस से लेके यहाँ से, जैसे जेनेसिस जो हुआ है वहां से लेके और बाद का जो भी है वो सारा डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जेनेसिस मतलब यानी जहां से इस प्रोजेक्ट की मतलब शुरुआत हुई अलायंस ब्लॉक से, लेटर ऑन आप ऐसा समझ लो 2020 में, वो भी सितंबर 2020 में टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था। उसके बाद फर्दर इट हैज बीन फॉलोड बाय सेवरल अदर डेवलपमेंट्स जो आप इस पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, Q3, Q4 एंड बियॉन्ड के नाम पे इन्होंने थोड़े से ही यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे टास्क लिखे हुए दिखेंगे आपको कि जो ये अचीव करने वाले हैं। आगे का रोड मैप अवेलेबल नहीं है, और जो Q4 2022 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। तो इस केस में जो अभी तक सिनेरियो है इसके बेसिस पर हम इसको जज करेंगे। इट डजंट मीन अगर आगे कुछ बड़ा मेजर अच्छा रोड मैप में लेके आ जाता है जिस पे फर्दर वो काम करने वाले हैं, तो ये जो भी हम प्राइस प्रेडिक्शन या फिर जो भी इसको अभी जज करेंगे दैट विल बी नल एंड वॉइड। ये माइंड में रखना है, वो वैलिड नहीं होगा। जब रोड मैप अपडेट हो जाएगा तो फिर दोबारा एनालिसिस बनता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम दोबारा जज करेंगे इसको, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज अवेलेबल, यू कैन इजीली ट्रांसफर द, अगर आपको असेट ट्रांसफर करना बिटवीन ऑल द चेन जो इसके साथ इंटीग्रेशन है, इथेरियम, एवलांच है, पॉलीगन है, एनर्जी वेब टोकन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिस्टिक एंड मूनबीम। नॉट ओनली दैट, देयर डेक्स इज आल्सो अवेलेबल, यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो इजीली, एंड यू कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड देयर सब सर्टेन पूल्स आर आल्सो अवेलेबल। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो मुझे होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं दिखी। जो शुरू के मतलब जो वॉलेट हैं वो डेफिनेटली किसी पर्सन के नहीं है, या तो स्टेकिंग से जुड़े हुए हैं या फिर सर्टेन वेस्टिंग शेड्यूल से जुड़े हुए हैं, एंड सेवरल आप जो एक्सचेंज है उसको भी स्पॉट कर सकते हो इसमें। सो होल्डिंग पैटर्न में इसके में कोई दिक्कत नहीं, यू कैन रेस्ट अश्योर्ड फॉर दैट पार्ट।
ना अगर आप सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे तो वहां पे आप रिसेंट अनाउंसमेंट में आप देखोगे तो जनरली जिनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं या फिर नए फीचर्स आए उन्हीं के बारे में आपको डिटेल अनाउंसमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, नॉट मच मोर देन दैट। एंड सेवरल EMAs अनाउंसमेंट इज आल्सो देयर एंड वीकली रिकैप, यानी जो वीक में जो उन्होंने अचीव किया या जो कुछ भी हुआ इससे जुड़ा हुआ, दैट इज आल्सो बीइंग अपडेटेड ओवर देयर। ये जो चार्ट देख रहे हो इन्होंने एक अपना ही मतलब ऐसा समझ लो जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसी में उन्होंने वेस्टिंग शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने वेस्टिंग का मतलब ऐसे नहीं है, मतलब कैटेगरी वाइज नहीं दिया, चार्ट प्रोवाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि कब कितने टोकन सर्कुलेशन में आएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो अब मैंने आपको बता दें टोकन जनरेशन इवेंट हुआ सितंबर 2020 में। अगर सितंबर 2022 तक देखा जाए तो इसको 24 महीने हो गए थे, और अभी अगर देखा जाए तो उससे बाद में भी 3 महीने हो गए, क्योंकि दिसंबर इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो 24वें महीने पे लगभग 600 मिलियन प्लस सप्लाई बनेगी जो सर्कुलेशन होनी चाहिए, लेकिन कॉइन गेको पे दिखा रहा है 460 मिलियन एंड कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रहा है 232 मिलियन। दैट इज नॉट ट्रू, इसकी सप्लाई मच मोर देन दैट होनी चाहिए डेफिनेटली सर्कुलेशन में। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि ये जो आपको जो कैटेगरी दिख रही है ऑरेंज जैसी कलर की, ये है नोट्स की वजह से। यहाँ पे आप देखो 11 महीने से एकदम मतलब बहुत हैवी इन्फ्लेशन हुआ था, 11 और 12 महीने के बीच में आप देखो काफी ऐसा सप्लाई सर्कुलेशन में आई है। नॉट ओनली दिस, उसके बाद जो हैवी इन्फ्लेशन कॉजिंग जो कैटेगरी है दैट इज इकोसिस्टम एंड लिक्विडिटी माइनिंग, इससे भी काफी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 34वें महीने तक सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी जितनी भी है। अगर यहाँ मतलब इसके टोकन जनरेशन इवेंट से देखा जाए तो लगभग ऐसा समझ लो जुलाई 2023 तक सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी, और अभी तो इन्फ्लेशनरी फेज से ही गुजर रहा है और सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है। ना कम टू द प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट, पहली चीज यहाँ पे मैं आपको यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी जिस हिसाब की कंडीशन बन रही है अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस हिसाब से हाल फिलहाल में एक आध दो महीने में भी नहीं दिख रहा है ऐसा कि मेजर मार्केट में अच्छा खासा कुछ एप्रिसिएशन दिखेगा। अगर ये इसी तरह का मतलब सिनेरियो रहता है तो डेफिनेटली इसको बाय करने का सिनेरियो लेट ही बनेगा, यानी आप इसको जून जुलाई के टाइम पे ही जाके बाई करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू अभी हाल फिलहाल में इसको बाई करने के। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखनी है। ना कम टू द पॉइंट, अगर अभी करंट में देखा जाए तो $0.045 पे ट्रेड तो कर रहा है। अगर इसके लास्ट बुल रन की अगर मार्केट कैप देखें कितना अचीव कर पाया था, तो वो आप ऐसा समझ लो नियर टू 300 मिलियन मार्केट कैप अचीव कर पाया था, 300 प्लस तक चला गया था, क्योंकि यहाँ पे वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आगे देखा जाए जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली इसको मार्केट कैप में अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिखेगा। अगर रोड मैप पे कुछ अपडेटेड होके आ जाता तो मे बी मच मोर देन दैट पोटेंशियल बन जाएगा। बट इन टर्म ऑफ प्राइस में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कैप के टर्म में तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी, इन टर्म ऑफ प्राइस बता दे रहा हूँ। लेकिन ये अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर लो कि जब जुलाई तक सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी तो इस प्राइस में फर्दर डाइल्यूशन होगा, तो इसकी वजह से ये पोटेंशियल और भी ज्यादा होगा जितना मैं आपको रफली बता रहा हूँ। लगभग ऐसा समझ लो इस प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना बिल्कुल फिजिबल दिख रहा है। अगर ये $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है उस टाइम तक पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी जुलाई और अगस्त में। ये अच्छी बात है, चलो बुल रन से पहले ही इसमें सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो उस हिसाब से देखा है तो लगभग $2 तक पे जाके ट्रेड करने की इसकी कैपेसिटी है। अगर उस टाइम पे देखा जाए जो $2 पे ट्रेड करेगा और इस प्राइस के रेस्पेक्ट में देखा जाए, मैंने आपको पहले बता दिया प्राइस में डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है क्योंकि सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, मार्केट कैप में कुछ ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलने नहीं वाला हाल फिलहाल में कुछ महीनों तक, तो उस केस में डेफिनेटली प्राइस में डाइल्यूशन होगा। फिर भी अगर इस प्राइस से देखा जाए तो आप ऐसा समझ लो 44x का पोटेंशियल इसमें मैक्स टू मैक्स बनेगा, एंड ये पोटेंशियल और भी ज्यादा हो जाएगा अगर आप इसको जुलाई या फिर अगस्त में जाके बाई करोगे। तो वहां पे जाकर आप मतलब आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एकदम बॉटम पे जाके बाई करोगे अगर मार्केट इसी तरह की रही। अगर मार्केट में अप्रिसिएशन देखने को मिला फिर भी, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत अगर अप्रिसिएशन दिखता भी है तब भी जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी उसकी वजह से डाइल्यूशन होगा, तो प्राइस में ज्यादा हैवी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा अनबायस्ड ओपिनियन और सलाह आपके लिए यही होगी, प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छी चीज पर काम कर रहा है, लेकिन अभी इसको बाई करने का सिनेरियो नहीं है, आपको इसको जुलाई या फिर अगस्त में ही बाई करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।